उत्तराखंड की मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित, ठीक है, वेदर्ड खनिजों, चट्टानों एवं कार्बनिक पदार्थों के विगलन से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है और पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढके रहती है। मृदा में खनिज, जैव पदार्थ, जल एवं वायु के अलावा कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। विभिन्न जगह की मृदाओं में इन पदार्थों के अनुपात भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की संपूर्ण मृदा को 8 भागों में बांटा है भाई। जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, पीट, दलदली, लवणीय एवं क्षारीय। ठीक है, 4 दूनी 8, 9 10 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पीट व दलदली तथा लवणीय एवं क्षारीय। तो ये 8 प्रकार की मिट्टी है भाई हमारी। ठीक है, कौन कौन सी? जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट। ठीक है, जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, पीट एवं दलदली और लवणीय एवं क्षारीय। ठीक है, जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, पीट एवं दलदली, लवणीय एवं क्षारीय। 8 प्रकार की मिट्टी भाई। इस विभाजन के अनुसार उत्तराखंड की मृदा पर्वतीय या वनीय है। ठीक है, जो कि अभी अविकसित अवस्था में है। अविकसित अवस्था में इस मृदा में चूना व फास्फोरस की कमी किंतु जीवाश्म की अधिकता है भाई। ठीक है, ध्यातव्य है कि यहाँ पर पाई जाने वाली पर्वतीय मृदा का मान 5.5 से 6.5 तक है। ठीक, आगे भाई उत्तराखंड की मृदा। मिट्टी की प्रकृति, धरातलीय एवं जलवायु संबंधी भिन्नताओं के कारण उत्तराखंड में अनेक प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है भाई। तराई मिट्टी। राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में देहरादून के दक्षिणी सिरे से उधम सिंह नगर तक महीन कणों के निक्षेप से निर्मित तराई मृदा पाई जाती है। राज्य की अन्य मिट्टियों की अपेक्षा यह अधिक परिपक्व तथा नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी वाली मृदा है। ठीक है, अधिक परिपक्व है और नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी है भाई इसमें। यह मृदा समतल, दलदली, नम और उपजाऊ होती है। इस क्षेत्र में गन्ने एवं धान की पैदावार अच्छी होती है भाई। अगला हमारा भाबर। तराई के उत्तर और शिवालिक के दक्षिण में यह मृदा पाई जाती है। हिमालयी नदियों के भारी निक्षेप से निर्मित होने के कारण यह मिट्टी कंकड़ पत्थरों, मोटी बालू से निर्मित है, जो कि काफ़ी छिछली होती है। ठीक है, जिस कारण जल नीचे चला जाता है। यह मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त है भाई। नेक्स्ट हमारा चरागाही मृदाएं। ऐसी मृदाएं निचले भागों में जलधाराओं के निकट, नदियों एवं अन्य जल प्रवाहों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ऐसी मृदाएं निचले भागों में जलधाराओं के निकट, नदियों एवं अन्य जल प्रवाहों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती हमारी चरागाही मृदाएं। इस मिट्टी को भाई निम्न 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, मटियार दोमट। ठीक है, भूरा रंग, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ अधिक एवं चूना कम। मटियार में अत्यधिक चूनेदार दोमट, कम चूनेदार दोमट, गैर चूनेदार दोमट और बलुई दोमट। ठीक है, अगला हम बात करते हैं भाई टर्शियरी मिट्टी। हमने सबसे पहले पढ़ लिया भाई उत्तराखंड की मिट्टी में तराई, फिर भाबर और फिर हमने पढ़ लिया चरागाही। ठीक है, तराई, भाबर, चरागाही। अब हम पढ़ेंगे भाई टर्शियरी मिट्टी। ऐसी मिट्टी शिवालिक की पहाड़ियों तथा दून घाटियों में पाई जाती है, जो कि हल्की बलुई
एवं छिद्रमयी अर्थात आर्द्रता को कम धारण करती है। इसमें वनस्पति एवं जैव पदार्थ की मात्रा कम होती है टर्शरी मिट्टी में। लेकिन दून घाटी की मिट्टी में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा वनस्पति के अंश की अधिकता तथा आर्द्रता धारण करने की क्षमता अधिक होती है भाई टर्शरी मिट्टी। नेक्स्ट हमारा क्वार्ट्ज मिट्टी। यह मिट्टी नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है भाई क्वार्ट्ज मिट्टी, ठीक है। आद्यपुरा एवं मध्यकल्प के क्रिटेशियस युग में निर्मित शिष्ट शैल क्वार्ट्ज आदि चट्टानों के विदीर्ण होने से इसका निर्माण हुआ। यह मिट्टी हल्की एवं अनुपजाऊ होती है। नेक्स्ट हमारा ज्वालामुखी मिट्टी। क्वार्ट्ज मिट्टी भी मिली और ज्वालामुखी मिट्टी भी भाई नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। ज्वालामुखी मिट्टी आग्नेय चट्टानों के विदीर्ण होने से निर्मित यह मिट्टी हल्की एवं बलुई है तथा कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। ज्वालामुखी मिट्टी। नेक्स्ट हमारा दोमट मिट्टी, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढलानों तथा दून घाटी में सहज ही उपलब्ध इस मिट्टी में हल्का चिकनापन के साथ साथ चूना, लौह अंश एवं जैव पदार्थ विद्यमान रहते हैं दोमट मिट्टी में। नेक्स्ट हमारा भूरी, लाल या पीली मिट्टी। नैनीताल, मसूरी एवं चक्राता के, ठीक है, नैनीताल, मसूरी और चक्राता के निकट चूने एवं बलुआ पत्थर, सैल तथा डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित यह मृदा पाई जाती है। इसका रंग भूरा, लाल अथवा पीला होता है। ऐसा धरातलीय चट्टानों एवं वानस्पतिक अवशेषों के कारण होता है, ठीक है। यह मृदा अधिक आर्द्रताग्राही और उपजाऊ होती है। भूरी, लाल और पीली मिट्टी। अगला हमारा लाल मिट्टी। यह मिट्टी अधिकांशतः पहाड़ों के ढालों या पर्वत के किनारों पर पाई जाती है। यह मिट्टी असंगठित होती है। वन की भूरी मिट्टी। यह मिट्टी उत्तराखंड के अधिकांश वनीय भागों में पाई जाती है। इनमें जैव तत्व की अधिकता तथा चूना व फास्फोरस की कमी होती है भाई, चूना और फास्फोरस की कमी होती है। नेक्स्ट हमारा भस्मी मिट्टी। यह मिट्टी कम ढालू स्थानों, पर्वत श्रेणियों के अंचलों तथा उप उष्णदेशीय एवं समशीतोष्ण संभागों में पाई जाती है। भस्मी मिट्टी। उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा। यह मृदा कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में मिलती है। यह मृदा कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ियों में मिलती है भाई, पर्वतीय छिछली मृदा। अत्यधिक शुष्कता एवं वनस्पति के अभाव के कारण यह बिल्कुल अपरिपक्व होती है। इसकी परत पतली होती है भाई पर्वतीय छिछली मृदा की। अगला हम पढ़ते हैं भाई उच्च मैदानी मृदा। यह मृदा 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले घास के मैदानों में मिलती है। शुष्क जलवायु, वायु अपक्षय तथा हिमानी अपर्दन के प्रभाव के कारण इन मिट्टियों में प्रायः नमी की कमी पाई जाती है, ठीक है। यह हल्की क्षारीय तथा कार्बनिक पदार्थों के उच्च मात्रा से युक्त होती है। चट्टानी टुकड़ों तथा अन्य दूषित पदार्थों के मिश्रण के कारण उच्च मैदानी मिट्टी के गठन एवं संरचना में विभिन्नता आ जाती है। इन्हें अल्पाइन चारागाह, ठीक है, पास्चर्स मृदा भी कहते हैं उच्च मैदानी मृदा को। अब है भाई उप पर्वतीय मृदा। घास के मैदानों से निचले भागों में जहाँ देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन आदि के वन मिलते हैं, ऐसी मृदा पाई जाती है। इसमें जीवांश अधिक होता है भाई। इस मृदा की ऊपरी परत रेतीली और संगठित होती है जबकि निचली परत असंगठित होती है, ठीक है। इनका रंग लाल, भूरा अथवा पीला होता है। वर्षा की अधिकता के कारण इसमें आर्द्रता अधिक होती है। आगे भाई राज्य में कृषि, भू सुधार एवं प्रबंधन। उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 69.77, ठीक है, 69.77% आबादी गाँव में निवास करती है जो कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि, जड़ी बूटी, वन आदि में नियोजित है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल। जोतों की संख्या है भाई 88,1305, सॉरी 8,81,305, ठीक है। और क्षेत्रफल की संख्या कितनी है भाई 7,47,4320 हेक्टेयर है। उत्तराखंड में समस्त जोतों का औसत आकार है भाई 0.85 हेक्टेयर, ठीक है। ब्रिटिश काल से पूर्व राज्य में जो भी भूमि बंदोबस्त हुए वे सभी मनुस्मृति पर आधारित थे। अंग्रेजों से ठीक पूर्व 1812 में गोरखा काल में भूमि बंदोबस्त कराया गया था। ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त 1815-16 में हुआ भाई।
1815-16 में, तब से लेकर अब तक राज्य में कुल 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं। ब्रिटिश कुमाऊं में इस 1815 में, ठीक है, 1815 में ई गार्डनर के नियंत्रण में पहला एक साला यानी वार्षिक तथा 1816 में गढ़वाल में ट्रेल के नियंत्रण में दूसरा एक साला भूमि बंदोबस्त हुआ। ठीक है, एक साला भूमि बंदोबस्त हुआ 1815 में कुमाऊं क्षेत्र में, और 1816 में गढ़वाल में भाई ट्रेल के नियंत्रण में हुआ दूसरा एक साला बंदोबस्त। तीसरा व चौथा भूमि बंदोबस्त क्रमशः 1817 और 1820 में ट्रेल ने लागू किया भाई। 1815, 1816, 1817 और 1820। ठीक है, 15, 16, 17, 20। अब हम बात करते हैं भाई आगे। वर्ष 1823 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया 5वां और 5 वर्षों के लिए बनाए गए भूमि बंदोबस्त पंचसाला भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है भाई। देखो, 1815, 16, 17 और 20 में एक एक साला बंदोबस्त हुआ। 1815 में कुमाऊं, 1816 में गढ़वाल में। ठीक है, और लेकिन फिर जब ट्रेल जी ने भाई 1823 में लेके आया वो 5वां बंदोबस्त, 5वां भूमि बंदोबस्त था ये। 4 पहले हो गए थे, और ये 5 साला बंदोबस्त था, मतलब 5 वर्षों के लिए बनाया गया था भूमि बंदोबस्त 1823 में। ट्रेल के द्वारा इसे विक्रम संवत 1880, ठीक है, 1823 ईस्वी में लागू किया गया था, जिस कारण इसे 80 या 80 साला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है भाई। ओके, जो 5 साला भूमि बंदोबस्त था, 5 वर्षों के लिए बनाया गया था ये, लेकिन ये संवत कौन सा, विक्रम संवत 1880 था, तो लोगों ने इसको क्या 80 या 80 साला बंदोबस्त भी कहा, या इस नाम से भी जाना जाता है, जबकि था कितना ही, सिर्फ 5 वर्षों के लिए। इसके पश्चात 1828 में छठा और 1833 में 7वां भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। 1815, 16, 17, 20, 23, 28, ठीक है, ये 5 साल का था, तो 23 से फिर 28 में हुआ, फिर 28 के बाद फिर 5 साल बाद 1833 में 5वां साल के। ध्यातव्य है कि 1840 के आसपास बैटन के सहयोग से लूसिंगटन द्वारा 20 साला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई, जिसकी प्रमुख विशेषता खसरा सर्वेक्षण थी भाई। खसरा सर्वेक्षण किसकी थी भाई? है बैटन के सहयोग से लूसिंगटन द्वारा 20 साला बंदोबस्त लागू किया गया भाई 1840 में। उल्लेखनीय है कि 1816 से 1833 के मध्य सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त ट्रेल के द्वारा लागू किए गए, 1816 से 1833, और 1840 में फिर आया भाई 20 साला बंदोबस्त लूसिंगटन द्वारा, बैटन के सहयोग से लूसिंगटन द्वारा 20 साला बंदोबस्त की लागू की गई, जिसमें खसरा सर्वेक्षण था भाई। 1840 में जो हुआ था हमारा भूमि बंदोबस्त 20 साला बंदोबस्त था, इसमें खसरा सर्वेक्षण हुआ था भाई। ब्रिटिश काल का नवा, देखो सबसे पहला हुआ 15, फिर 16, फिर 17, फिर 20, फिर 23, फिर 28, फिर हुआ 33, फिर उसके बाद हुआ 40। तो अब हमारे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए, 8 भूमि बंदोबस्त हो गए। और फिर अब नवा जो है भाई, ब्रिटिश काल का नवा व सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त रैमजे के काल में हुआ भाई 1863 से 73। ठीक है, 1840 से 20 साला बंदोबस्त हुआ हमारा, ठीक, 20 साला बंदोबस्त है। फिर 1863 में जाके 1863-73 में हुआ नवा भूमि बंदोबस्त भाई, जो कि विकेट की अध्यक्षता होने के कारण, अध्यक्ष होने के कारण भाई विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जीई विकेट के नाम से, जीई विकेट इसके अध्यक्ष थे भाई नवे भूमि बंदोबस्त का। ठीक है, जो 9th था, तो इसलिए उसे विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, 9th वाला। ठीक है, 1863 से 73। इसमें पहली बार वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई। ठीक है, इस बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया भाई, तलाऊ, उपराऊ, अव्वल, उपराऊ दोयम और इजरान। ठीक है, तो इजरान व कटीली में बांटकर खातेदारों को उनकी भूमि का सटीक लेखा जोखा, ठीक है,
खसरा, खतौनी एवं सबरा उपलब्ध कराया गया। ई विकेट के बाद 1896 में पौ ने 10वां भूमि बंदोबस्त लागू किया। तो हमारा खसरा सबसे पहले सर्वेक्षण, खसरा सर्वेक्षण हुआ भाई हमारा 1840 वाले में, लूसिंगटन वाले में, ठीक है, 1840 में। फिर 1863 में जो हमारा आया विकेट का भूमि बंदोबस्त, ये वैज्ञानिक पद्धति का था। इसमें आया भाई तलाऊं उपराऊं, ठीक है, अव्वल, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है, तलाऊं और उपराऊं अव्वल, उपराऊं दोयम, इजरान और कटीली, ठीक है। तलाऊं, उपराऊं अव्वल, उपराऊं दोयम और इजरान और कटीली भूमि, 5 ये हमारे 90 भूमि बंदोबस्त में बटे भाई विकेट के टाइम पे, सॉरी रैमजे जी के टाइम पे, और विकेट की अध्यक्षता होने के कारण इसको विकेट बंदोबस्त कहा जाता है, 9वां। फिर अभी हमारा 1863 से 73 वाला हो गया। फिर आई बात वही 1896 में। 1896 में भी हमारा पौ ने 10वां भूमि बंदोबस्त कराया भाई, ठीक है। ब्रिटिश काल का 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त कमिश्नर एनसी स्टिप के काल में हुआ भाई 1928 में, केवल गढ़वाल क्षेत्र में हुआ। इबर्टसन के नेतृत्व में, सिर्फ 1928 इबर्टसन के नेतृत्व में हुआ हमारा गढ़वाल में। कमिश्नर कौन थे? एनसी स्टिप और इबर्टसन। अगला भाई स्वतंत्रता के बाद 1960-64 तक संपन्न 12वें बंदोबस्त में मात्र भू अभिलेखों को अद्यावधिक करने तक सीमित रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 से 1/8 एकड़ तक की जोतों को भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया भाई, जिस कारण इस क्षेत्र के 90% किसान भू राजस्व की देनदारी से मुक्त हो गए। तो 1960-64 में 12वां हुआ भाई, तब से आज तक नहीं हुआ है भूमि बंदोबस्त। तो सबसे पहला हमारा 15, फिर 16, फिर हमारा 17, फिर 20, फिर 23 के बाद हुआ भाई 28वां। ये 20 साल, अब 5 साल का था ये, लेकिन 1880 में विक्रम संवत था 1880, तो इसे 80 साल भूमि बंदोबस्त कहा गया, ठीक है। फिर हमारा आया 28, फिर आया हमारा 33 के बाद हमारा 40 का विकेट बंदोबस्त ट्रेल के टाइम पे भाई, इसमें खसरा की बात हुई, ठीक है। फिर 40 के बाद हमारा सीधा आया 63 से 73। 63 से 73 वाले में भाई पहली बार वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई, ठीक है। फिर हमारा आया 96, ठीक है। 96 के बाद हमारा सीधे 1928, फिर 1960-64, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वां, ठीक है। 1896 में पौ ने 10वां भूमि बंदोबस्त किया। और जो हमारा ये विकेट बंदोबस्त था 1863-73 में, इसमें भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया भाई, तलाऊं, उपराऊं अव्वल, उपराऊं दोयम और इजरान और कटीली, ठीक है। खसरा, खतौनी और सबरा उपलब्ध कराया गया भाई इसमें। और ये हमने पढ़ लिया भाई। 1823 वाला पंचसाला बंदोबस्त था, पंचसाला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है इसको। तो ये हमने पढ़ लिया भाई। कितने हमारे हुए? 1815-16, 15 में भाई पहला कुमाऊं में हुआ, गढ़वाल में 1816 में, 1817 में हमारा तीसरा, और चौथा बंदोबस्त हुआ 1820 में। तो अब हम पढ़ते हैं भाई टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त की बात करें। अभी तक तो हमने कुमाऊं और गढ़वाल का पढ़ा, जो ब्रिटिश वाले थे, ब्रिटिश एरिया के, जो अंग्रेज़ों के अधीन थे। अब ये है भाई हमारे टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त। पहला हुआ भाई 1823 में भाई सुदर्शन शाह के समय में, भू राजस्व की प्राप्ति के उद्देश्य से। दूसरा 1861 भवानी शाह, अठूर पट्टी में कर राजस्व से मुक्ति। 1873 में भाई प्रताप शाह के नेतृत्व में हुआ ज्यूला पैमाइश का प्रयोग, ठीक है, प्रताप शाह 1873। 1930 में भाई कीर्ति शाह। 5वां हुआ हमारा नरेंद्र शाह, ठीक है, डोरी पैमाइश का प्रयोग, ज्यूला पैमाइश प्रताप शाह, ठीक है, और डोरी पैमाइश नरेंद्र शाह। 1924 भू राजस्व से मुक्ति मिलने के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण युवक खेतों को पड़ती छोड़कर मैदानी की ओर पलायन करने लग गए भाई, वाह।
जब तक भू राजस्व था तब तक लोग काम कर रहे थे, और भू राजस्व से मुक्ति मिलने के बाद लोगों ने जमीन छोड़कर मैदानी की ओर पलायन करा। अतः बंजर और पड़ती खेतों की संख्या बढ़ने लगी और खाद्यान्न में आत्मनिर्भर क्षेत्र आयातकर्ता बन गया भाई। आत्मनिर्भर क्षेत्र हमारा आयात इम्पोर्टर बन गया। गठन के ठीक पूर्व राज्य में कुल सक्रिय जोतें 9.26 लाख थी, जो अब 3.5% घटकर 8.81 लाख रह गई है। अतः 35,000 जोतें पड़ती एवं बंजर में तब्दील हो गई। यह पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक हो रहा है, अतः जरूरत है कि नए सिरे से भूमि बंदोबस्त किया जाए, और जो खातेदार भूमि छोड़कर गायब हैं, सरकार उनकी भूमि को अधिग्रहित कर भूमिहीनों को वितरित कर दे या वन पंचायतों को वनीकरण हेतु सुपुर्द कर दे भाई। वाह। राज्य में तभी लोग वापस आएंगे। राज्य में कृषि भूमि नापने के लिए नाली व मुट्ठी पैमाना प्रयुक्त होता है भाई। नाली व मुट्ठी, एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर। ठीक है, एक नाली कितना होता है भाई? 200 वर्ग मीटर, 200 स्क्वायर मीटर। और 50 नाली होता है भाई 1 हेक्टेयर। मतलब भाई 50 को 200 से गुना कर दो सीधा सीधा, 5 दूनी 10। ठीक है, 1 2 3, ये हो गया भाई हमारा 10,000 वर्ग मीटर हो गया 50 नाली। और 16 मुट्ठी होता है भाई हमारा, 16 मुट्ठी बराबर 1 नाली एवं 2.5 नाली बराबर 40 मुट्ठी, 1 बीघा। ठीक है, तो भाई इसको पढ़ लो। नाली और मुट्ठी, एक नाली में होता है भाई 200 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, और 50 नाली में होता है भाई 1 हेक्टेयर, जबकि 16 मुट्ठी में होता है भाई 1 नाली। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई 16 मुट्ठी होगी ना भाई, कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ क्यों लिख दिया है? सबसे पहले ही लिख देते भाई 16 मुट्ठी बराबर 1 नाली ना, और 2.5 नाली बराबर 40 मुट्ठी। 16 दूनी 32, 32 और 8 40 मुट्ठी हो गया। तो 16 मुट्ठी बराबर 1 नाली, और 2.5 नाली मतलब हमारा 40 मुट्ठी यानी 1 बीघा। और एक नाली में होता हमारा 200 स्क्वायर मीटर। ठीक है, सिंचाई आधारित पहाड़ी भूमि। अब हम पढ़ते हैं भाई सिंचाई आधारित पहाड़ी भूमि। पर्वतीय भागों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार 3 प्रकार की भूमि मिलती हैं। तलाव भूमि, ठीक है, यह भूमि घाटी के तलाव में मिलती है जहाँ सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। यह भूमि उपराऊ भूमि से 3 गुना अच्छी मानी जाती है। अगला हमारा उपराऊ भूमि भाई, यह असिंचित भूमि ऊपरी भागों में मिलती है। इसको 2 वर्गों उपराऊ अव्वल और उपराऊ द्वयम में बांटा गया है। ये कब बांटा गया भाई? विकेट के द्वारा 1863-73। तलाव उपराऊ अव्वल उपराऊ द्वयम। उपराऊ अव्वल भाई उपराऊ द्वयम से 1.5 गुना अच्छी होती है, जबकि उपराऊ द्वयम इजरान भूमि से 2 गुना उत्तम होती है। इजरान भूमि भाई वनों के बीच या किनारे की अपरिपक्व पथरीली भूमि को इजरान कहते हैं। ज्ञातव्य है कि पहाड़ी क्षेत्रों में गांवों के समीप की भूमि को घरिया, गांव के मध्य की भूमि को बिचलिया व वनों से लगी भूमि को बुनिया कहते हैं भाई। ठीक है, अब ये किस क्षेत्र में कहा जाता है भाई? क्योंकि पूरे पहाड़ों के क्षेत्र में तो नहीं कहा जाता, तो इसको रट लेते हैं भाई हम। गांव के समीप की भूमि को घरिया, गांव के मध्य की भूमि को बिचलिया, और वनों से लगी भूमि को बनिया। ठीक है, बन बुनिया। आगे भाई खेती के प्रकार, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं अन्य कारणों से उत्तराखंड राज्य में कई प्रकार की खेती की जाती है भाई। सबसे पहले भाई समोच्च खेती, कंटूर फार्मिंग। इसे कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं। ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग 2 बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर कहते हैं। ठीक है, ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई से अलग अलग 2 बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर कहते हैं। जब पहाड़ी ढालों के विपरीत कंटूर रेखा पर खेती की जाती है तो उसे कंटूर या समोच्च खेती कहते हैं। समोच्च खेती, इस विधि से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी सुरक्षित रहती है, जबकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भूचरण कम होता है। सीढ़ीदार खेती व टेरेस फार्मिंग, जब भूमि अधिक ढालू होती है तब इस विधि से कृषि की जाती है।
इसमें ढाल को सीढ़ियों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और उन सीढ़ियों पर आड़ी जुताई करके, भाई ऐसे ही ये एक सीढ़ी, जैसे सीढ़ी होती है ना हमारे घरों में, वैसे खेत होते हैं, आड़ी जुताई करके कृषि की जाती है। स्थानांतरित खेती, वही शिफ्टिंग फार्मिंग, इसे झूमिंग खेती, झूम खेती भी कहते हैं। राज्य की कुछ आदिम जनजाति इस प्रकार की खेती करती है। भाई इसमें सर्वप्रथम किसी स्थान का चुनाव कर उस स्थान की झाड़ियों को साफ कर दिया जाता है और कुछ वर्षों तक उसमें कृषि की जाती है। उर्वरता समाप्त होने के बाद, वही फर्टिलिटी खत्म होने के बाद उस स्थान को बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है भाई हमारा फसलोत्पादन। राज्य में रबी एवं खरीफ फसलों की खेती अधिक और जायद की अपेक्षा कम की जाती है। ठीक है। रबी फसलों की बुआई शीत ऋतु के शुरुआत अर्थात अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक और कटाई मार्च अप्रैल तक की जाती है। ठीक है। रबी हमारा अक्टूबर दिसंबर के मध्य तक बुआई कर दी जाती है भाई, और मार्च अप्रैल तक काट दी जाती है। ठीक। और इन फसलों को कम जल और औसत ताप की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, आलू आदि फसलें आती हैं। भाई कौन कौन सी? गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, आलू आदि फसलें आती हैं। खरीफ की फसलें अधिक जल और ताप चाहने वाली होती हैं, अतः इनकी बुआई, ठीक है, ज़्यादा गर्मी और अधिक जल। खरीफ की फसलें होती है भाई मई जुलाई और कटाई होती है इसकी भाई सितंबर अक्टूबर में। ठीक है। मई जुलाई सितंबर अक्टूबर। और रबी की फसलें होती है भाई हमारी अक्टूबर दिसंबर, मई जून सितंबर अक्टूबर। अगला है भाई हमारा, इसके अंतर्गत भाई धान, कोदो, कौनी, मंडवा, झंगोरा, मक्का, चौलाई, उड़द, तिल, राजमा, मूंग, बाजरा आदि फसलें आती हैं भाई खरीफ की फसलों के अंतर्गत। राज्य के गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल, तो राज्य के गढ़वाल मंडल की अपेक्षा भाई कुमाऊं मंडल में कृषि की भूमि अधिक है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में राज्य के कुल क्षेत्रफल के 13.97 लगभग 14% भाग पर कृषि की जाती है, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है भाई। अब हम एमएसपी के बारे में पढ़ेंगे भाई। एमएसपी है हमारा, गेहूं पर एमएसपी पहले था 2275 रुपये 2024-25 में, फिर 25-26 में हो गया 2425। ठीक है। जौ में 1850 था 1980। चना भाई 5440, अब हो गया भाई 5650। मसूर भाई, मसूर महंगा जा रहा है चने से, 6425 से हो गया 6700। सरसों या तोरिया 5650 से हो गया भाई 5950। और कुसुम या सैफफ्लावर 5800 से हो गया भाई 5940। कृषि विभाग उत्तराखंड। भाई राज्य के मैदानी भागों में मुख्य रूप से गेहूं, धान, गन्ना, उड़द, मूंग, चना, मटर, सोयाबीन आदि की खेती की जाती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में उपरोक्त फसलों के अलावा, इनके अलावा भाई मांस, उड़द, तूर, ठीक है, गहत, राजमा, भट्ट, चौलाई, मंडवा, झंगोरा, चीना, काकून, उगल, रयाल, लाल धान आदि फसलों की खेती की जाती है। गेहूँ, ठीक है, गेहूँ राज्य की प्रमुख फसल है। ठीक है, गेहूँ राज्य की प्रमुख फसल है। इसके लिए दोमट मिट्टी, 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा, आरंभ में 10 से 15 सेंटीग्रेड तक तथा 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान सर्वोत्तम है भाई। उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 30% भाग पर गेहूं बोया जाता है। कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक क्षेत्र पर गेहूं बोया जाता है। राज्य में प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले कौन कौन से हैं भाई? 2021-22 के डेटा के अकॉर्डिंग भाई उधम सिंह नगर, फिर आ गया हमारा हरिद्वार, फिर आ गया हमारा नैनीताल, फिर आया हमारा पिथौरागढ़। ठीक है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़। अगला है भाई चावल। चावल राज्य की द्वितीय प्रमुख फसल है। इसके लिए चिकनी उपजाऊ या मटियार दोमट मिट्टी, गर्म जलवायु,
75 से 125 सेंटीमीटर बारिश, रोपते समय 20 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वोत्तम है। उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 26% भाग पर चावल उगाया जाता है और प्रमुख चावल उत्पादक जिले निम्नलिखित हैं भाई, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, पिथौरागढ़। ठीक है। यू ऊपर था भाई उत्तर उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, और चावल के मामले में भाई उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, पिथौरागढ़। ठीक है। विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल भाई, गेहूँ 30% क्षेत्रफल पर बोया जाता है, धान 26%, मंडुआ 8, गन्ना 9%, सांवा 5, कुल दालें 6%, कुल तिलहन 2, मक्का 2%, जौ 2%, फल एवं सब्जियां 5%, चारा 3% और अन्य फसलें उगाई जाती हैं 2% भूमि पर। अगला हमारा गन्ना। गन्ना राज्य की तृतीय प्रमुख फसल है भाई। इसके लिए चिकनी दोमट मिट्टी, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा 20 से 26 सेंटीग्रेड तापमान सर्वोत्तम है। उत्तराखंड के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 9% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने का उत्पादन मुख्यतः हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में की जाती है भाई। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भाई हमारा उधम सिंह नगर में होता है। ठीक। राज्य में गन्ने से चीनी निर्माण हेतु राज्य की पहली चीनी मिल काशीपुर चीनी मिल्स उधम सिंह नगर जनपद में 1936 में स्थापित की गई थी तथा सहकारी क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल बाजपुर में, ठीक है, बाजपुर उधम सिंह नगर 1958-59 में बनी थी। वर्तमान में राज्य में कुल 10 चीनी मिलें हैं भाई, जिनमें से 8 मिलें संचालन है। राज्य की चीनी मिलों की अवस्थिति निम्नलिखित है भाई। ठीक। उत्तम शुगर मिल्स, ये भाई रुड़की हरिद्वार प्राइवेट। धनश्री एग्रो शुगर मिल्स रुड़की हरिद्वार, ये भी प्राइवेट। आरबीएन सिंह शुगर मिल्स लक्सर हरिद्वार प्राइवेट। काशीपुर शुगर मिल्स उधम सिंह नगर प्राइवेट है। डोईवाला शुगर मिल्स, ये भी देहरादून सरकारी है भाई। किच्छा शुगर मिल उधम सिंह नगर जनपद में भाई सरकारी। बाजपुर सहकारी शुगर मिल है भाई उधम सिंह नगर, ये भाई ये भी सरकारी है। किसान सहकारी शुगर मिल नादेही उधम सिंह नगर सरकारी। गदरपुर किसान सहकारी शुगर मिल गदरपुर, ये भी उधम सिंह नगर में सरकारी है भाई। किसान सहकारी शुगर मिल सितारगंज उधम सिंह नगर सरकारी भाई। तो सबसे पहले जो हमारी चीनी मिल थी भाई काशीपुर में 1936। उत्तराखंड में मशरूम उत्पादन। ठीक है। राज्य में मशरूम उत्पादन हेतु कुमाऊं मंडल के जनपद नैनीताल के जौलीकोट तथा भवाली में एक एवं गढ़वाल मंडल के देहरादून के शंकरपुर, ठीक है, सहसपुर में एक कंपोस्ट इकाई स्थापित की गई, जिसके माध्यम से कृषकों को कंपोस्ट वितरित की जाती है। उल्लेखनीय है कि 31 मार्च 2023 तक राज्य में लगभग 19,952 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन किया गया था। ठीक। कंपोस्ट इकाई हमारी जौलीकोट, भवाली और सहसपुर। अगला है भाई जौ। गढ़वाल मंडल में जौ की खेती ज़्यादा की जाती है। राज्य के पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, चमोली, नैनीताल, उत्तरकाशी आदि जिलों में जौ की खेती की जाती है। उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 2% भाग पर जौ उगाया जाता है। अगला है भाई मक्का। राज्य के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से भी हमारे? देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल। अगला भाई हमारा मंडुआ, जिसको कोदो या रागी भी कहते हैं। राज्य के पर्वतीय भागों में मंडुआ की खेती की जाती है भाई। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर आदि प्रमुख मंडुआ उत्पादक जिले हैं। राज्य की कुल कृषि भूमि के लगभग 8% भाग पर मंडुए की खेती की जाती है भाई। नेक्स्ट हमारा सरसों। सरसों की खेती के लिए आरंभ में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तथा बाद में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक ताप सर्वोत्तम है। राज्य के उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी और नैनीताल आदि जिलों में सरसों की खेती की जाती है। नेक्स्ट हमारा दाल भाई। राज्य में कलौं, गुरुस, गहत, मास या उड़द, ठीक है,
भट्ट, काला सोयाबीन, ठीक है, राजमा, मसूर, चना, मटर आदि दालों की खेती की जाती है। राज्य की कुल दाल का लगभग 70% भाग कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि जिलों में उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून, चमोली आदि जिलों में भी दालों की खेती की जाती है। राज्य की कुल कृषि भूमि के लगभग 6% भाग पर दालों की कृषि की जाती है। नेक्स्ट अब हमारा राज्य में कृषि के विविध आयाम। तो ये कुल अनाज हमारा 2020-21 में 18.93 लाख मीट्रिक टन, 2022-23 में वही हमारा हुआ था 17.13 लाख मीट्रिक टन, मतलब कम हो गया कुल अनाज 24.79। और कृषि कितने में की गई भाई 6.91 लाख हेक्टेयर। अगला अभी सब्जियां मसाले। राज्य में उत्पादित की जाने वाली सब्जियों में आलू मुख्य है, ठीक है, राज्य में उत्पादित की जाने वाली सब्जियों में आलू मुख्य भाई, जो प्रायः सभी जिलों में पैदा किया जाता है। इसके अलावा राज्य में फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, बैगन, हरा मटर आदि सब्जियां भी पर्याप्त उत्पादित होती हैं। नेक्स्ट अभी राज्य में अब मसालों की बात हो रही है, तेज पत्ता, ठीक है, मेथी, हींग, धनिया, दालचीनी, इलायची, हल्दी, अदरक आदि मसालों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमारा अल्मोड़ा के किशन चंद्र जोशी ने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाकर भाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा है। उस पौधे की ऊंचाई भाई 6.6 मीटर भाई, 6.6 मीटर, गोलाई 3 फीट और फैलाव 8.2 फीट थी भाई। अगला हमारा बागवानी फसलें। तो अब हम बागवानी फसलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राज्य में शीतोष्ण फलों में सेब, आड़ू, नाशपाती, अखरोट, पुलम व खुबानी, पुलम व खुबानी आदि का उत्पादन किया जाता है, जबकि समशीतोष्ण फलों में आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार व नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन किया जाता है। उद्यान निदेशालय उत्तराखंड से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 तक राज्य में कुल 75 राजकीय नर्सरी या उद्यान तथा 50 फल संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। लीची, ठीक है, राज्य में लीची के बाग देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा पौड़ी और तथा पिथौरागढ़ में भी इसके उत्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा ध्यातव्य है कि देहरादून लीची का प्रमुख उत्पादक जिला है। यहाँ की रोज सेंटेड लीची बहुत प्रसिद्ध है। भारत सरकार ने इसे लीची निर्यात जोन में शामिल किया है, ठीक। सेब, राज्य में सेब के बाग हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष सभी जिलों में पाए जाते हैं भाई। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में सेब के बाग उत्तरकाशी में है, फिर क्रमशः नैनीताल, देहरादून, चमोली, टिहरी, पौड़ी तथा अल्मोड़ा में भाई। उत्तरकाशी के बाद नैनीताल, फिर देहरादून, फिर चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा। राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड नेम से, जबकि अन्य राज्यों में हिमाचली सेब कहकर बेचा जाता है। ध्यातव्य है कि राज्य में सेब उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मिशन एप्पल योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत उच्च उत्पादन क्षमता वाली उन्नत प्रजातियों तथा सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था व तकनीकी अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ उद्यानपतियों को राज्य सहायता द्वारा प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। नेक्स्ट है भाई संतरा और नींबू, ये दोनों एक ही वंश के पौधे हैं। राज्य के नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। यहाँ पर देसी नागपुरी, एम्पदर तथा लड्डू किस्म का संतरा पैदा किया जाता है भाई, ठीक है। राज्य के नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार में खेती की जाती है। यहाँ पर देसी नागपुरी, एम्पदर तथा लड्डू किस्म का संतरा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा नाशपाती, राज्य के नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, चमोली आदि जिलों में नाशपाती का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं अखरोट की। राज्य के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल आदि जिलों में अखरोट के वृक्ष मिलते हैं। अब है भाई औषधीय एवं अन्य फसलें। राज्य में कई औषधीय पौधे जैसे बेलाडोना, कुटकी, अफीम, मिंट, गंधरायण
पामारोजा, तुलसी, पायरेथम आदि, ठीक है। और सुगंधित जैसे जिरेनियम, तेजपात, आर्टिमिशिया, शाहजीरा आदि। और पुष्पीय, ये पुष्प है भाई गेंदा, डेमस्क गुलाब आदि। तथा पेय, ठीक है, पेय पदार्थों में लेमन ग्रास और चाय आदि पौधों की खेती की जाती है। इनके अलावा बायोडीजल के लिए भाई जेट्रोफा की खेती की जाती है। भाई कौन सी? जेट्रोफा की, बायोडीजल के लिए। बेलाडोना, राज्य में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती कुमाऊं क्षेत्र में शुरू की गई। आज राज्य में कुटकी, अफीम, पायरेथम आदि कई औषधीय पौधे की खेती की जा रही है। भाई जिरेनियम अफ्रीकी मूल का एक शाकीय सुगंध युक्त पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम पेलरगोनियम ग्रेवियोलेंस है। इसे गुलाब की सुगंध युक्त जिरेनियम भी कहा जाता है। इसका मुख्य उत्पाद सुगंधित तेल है जो इसकी पत्तियों से निकाला जाता है। घरेलू एवं विदेशी बाजारों में जिरेनियम के तेल की अच्छी खपत है। भारतीय इत्र एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योग की मांग की पूर्ति हेतु प्रत्येक वर्ष जिरेनियम का तेल विदेशों से आयात किया जाता है। ठीक है, यही कारण है कि राज्य में इसके खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें प्रमुख फसलों का उत्पादन क्षेत्र देख लेते हैं भाई। गेहूँ नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, गढ़वाल। ठीक है। चावल होता है भाई उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हरिद्वार और उत्तरकाशी। जौ की बात करें तो भाई देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, चमोली। मक्का नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून और गढ़वाल। मंडुआ या कोदो ये होता है भाई गढ़वाल, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, चमोली। सांवा ये होता है भाई पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार। मसूर पिथौरागढ़, नैनीताल और चमोली। चना नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून और गढ़वाल। इसी प्रकार से अन्य फसलें हैं भाई और उनके प्रमुख ज़िले हैं। ठीक, अब हम चाय की बात करते हैं भाई। चाय के लिए आर्द्र एवं उष्ण जलवायु तथा 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। राज्य में मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय ढालों पर चाय की पैदाइश की जाती है। राज्य में चाय उत्पादन सर्वप्रथम 1830 से प्रारंभ हुआ था। राज्य में चाय के बागान हैं भाई अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, टिहरी आदि जिलों के 1441 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं भाई। आगे राज्य में उत्पादित ऑर्गेनिक चाय को जापान, कनाडा तथा हॉलैंड आदि द्वारा परीक्षणों के बाद श्रेष्ठ चाय घोषित किया गया है और इन देशों में इसकी मांग भी अधिक है। इस क्रम में नौटी, ठीक है, नौटी चमोली चाय बागान, चंपावत जनपद का चाय बागान, घोड़ाखाल नैनीताल जनपद में चाय बागान, ठीक है, घोड़ाखाल चाय बागान के कुल 586 हेक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक चाय ऑर्गेनिक चाय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। गढ़वाल क्षेत्र के गडोली, ठीक है, पौड़ी में है भाई गडोली नामक स्थान पर वर्ष 1843 में चाय की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ठीक, ध्यातव्य है कि वर्तमान में राज्य के उपर्युक्त 9 जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। 9 जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। राज्य के कौसानी, भीमताल, भवाली, चौकोड़ी तथा कोटाबाग आदि टी स्टेट चाय बागान ब्रिटिश शासनकाल से ही विख्यात रहे हैं। ध्यातव्य है कि चाय उत्पादन के समुचित विकास, वित्तीय व्यवस्था, निवेश आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु राज्य में एक चाय विकास बोर्ड का गठन 11 फरवरी 2004 को किया गया है। बोर्ड द्वारा 2012 से 2015 तक 3 नई चाय फैक्ट्रियों, चाय बागान चंपावत, चाय बागान नौटी व चाय बागान हरिनगरी गरुड़, ठीक है, बागेश्वर की स्थापना कर उच्च गुणवत्ता युक्त ऑर्थोडॉक्स चाय उत्पादित की जा रही है। ठीक है, 2012 से 2015 तक 3 नई चाय फैक्ट्रियाँ हुई, चंपावत, नौटी चमोली, हरिनगरी गरुड़, बागेश्वर। ऑर्थोडॉक्स चाय का उत्पादन हो रहा है। इससे पहले बोर्ड द्वारा एक चाय फैक्ट्री की स्थापना चाय बागान घोड़ाखाल नैनीताल में तथा एक अत्याधुनिक चाय फैक्ट्री की स्थापना बोर्ड व निजी क्षेत्र के सहयोग से कौसानी चाय बागान की स्थापना की गई। ज्ञातव्य है कि राज्य में अंग्रेजों द्वारा चाय का बीज चीन से मंगवाया गया था। अब भाई इन्हें जानिए। टी टूरिज्म, ठीक है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु
टी टूरिज्म के रूप में जनपद नैनीताल में बागान भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों से न्यूनतम शुल्क प्राप्त कर उन्हें बागान, चाय फैक्ट्री भ्रमण करवाने के साथ साथ चाय उत्पादन के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही बोर्ड द्वारा जिला प्रशासन नैनीताल के सहयोग से चाय बागान घोड़ाखाल में टी कैफ़े का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, ताकि बागान भ्रमण पर आने वाले पर्यटक भ्रमण के दौरान जलपान करने के साथ बोर्ड द्वारा निर्मित चाय का स्वाद ले सकें। ठीक है, जनपद चंपावत में भी टी टूरिज्म का कार्य पूर्ण कर चाय विकास बोर्ड को हस्तांतरित किया जा चुका है। इसके अलावा बागेश्वर, अल्मोड़ा में भी टी टूरिज्म का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अन्य जनपदों में भी टूरिज्म को बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। अगला भाई योजनाएं और कार्यक्रम। राज्य में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय बीमा योजना, कृषि साख एवं फसल बीमा, जैविक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैविक प्रमाणीकरण एवं विपणन, कृषि यंत्रीकरण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण, कृषि महोत्सव का आयोजन, राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में कुछ केंद्र एवं राज्य की और कुछ केवल राज्य सरकार द्वारा संचालित है भाई। तो सबसे पहले भाई कृषि नीति 2018। वर्ष 2018 में प्रदेश के लिए दूसरी नई कृषि नीति अधिसूचित की गई। दूसरी नई कृषि नीति, ठीक है, जिसमें खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की दृष्टि से प्राथमिकताएं निम्नवत निर्धारित की गई हैं। मैदानी क्षेत्रों में मृदा सुधार एवं पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा एवं नमी संरक्षण तथा वर्षा जल संभरण, लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए लाभ के लिए जैविक विधि के अंतर्गत फार्मिंग सिस्टम अप्रोच पर आधारित फर्म इकोनॉमिक मॉडलों का विकास तथा इनका प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबंधन, फसल एवं जल प्रबंधन, फसल उत्पादन से संबंधित समस्याओं एवं उनके निवारण हेतु कृषि शोध, कृषि शिक्षा एवं कृषि प्रसार तंत्र में सुधार, बीज एवं पौधरोपण सामग्री के उत्पादन, मानक निर्धारण, गुणवत्ता एवं विपणन तथा वितरण पर विशेष बल। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी, सामूहिक कृषि या संविदा कृषि को प्रोत्साहन, जलागम आधारित भूमि एवं जल प्रबंधन करते हुए कृषि, वानिकी, औद्योगिकी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन के विकास हेतु क्षेत्रगत विशेषताओं के सापेक्ष दीर्घकालीन क्षेत्र नियोजन तथा क्रियान्वयन व शासकीय तथा निजी साधनों के अनुकूलतम बहु उपयोग एवं बहुआयामी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में प्रसार। ठीक है, राज्य में प्रथम कृषि नीति हमारी कब आई थी भाई? 2011 में, और नई आई है भाई 2018 में। कृषि नीति 2011 और लेटेस्ट जो नई कृषि नीति आई है 2018। अगला है भाई उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन। राज्य में गुणात्मक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण 14 मार्च 2001 से स्थापित है। एजेंसी का मुख्य कार्य बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत अधिसूचित फसल प्रजातियों के बीजों का मानक के अनुरूप प्रमाणीकरण करना है। अगला भाई हमारा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। शासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक मानकों के अनुरूप देश एवं विदेश में जैविक प्रमाणीकरण कार्यों के संचालन हेतु 8 जून 2006 से उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी देहरादून को प्राधिकृत कर अनुज्ञाप जारी किया गया। 2006 से भाई उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। नेक्स्ट है भाई हमारा मृदा परीक्षण कार्यक्रम। राज्य में मृदा उर्वरता के परीक्षण हेतु सभी जनपदों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा सूक्ष्म तत्वों के विश्लेषण की सुविधा उपलब्ध है। आगे भाई जैविक खाद एवं उर्वरक। मृदा में उपयोगी पोषक तत्वों की मात्रा की पूर्ति के लिए जैविक खादों का उपयोग सदैव से ही प्राकृतिक एवं परंपरागत स्रोत रहा है। राज्य में जैव उर्वरकों के उत्पादन की कई इकाइयां स्थापित हैं। नेक्स्ट हमारा जैविक राज्य। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड को जैविक राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, तथा जैविक कृषि विधेयक 2019 के पारित होने के पश्चात जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला यह राज्य देश का प्रथम राज्य है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला यह देश का प्रथम राज्य है। कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति। उल्लेखनीय है कि राज्य के सहकारिता
मंत्री के दिसंबर 2024 की घोषणा के अनुसार उत्तराखंड अगले 2 वर्षों में पूर्ण जैविक राज्य बन जाएगा भाई। राज्य के कुल 95 ब्लॉकों में से 62 ब्लॉक जैविक बन गए हैं। अच्छा, जिनमें से 47 ब्लॉकों को जैविक ब्लॉक के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है भाई। नेक्स्ट हमारा कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड। किसानों को उनकी उपज का न्यायोचित मूल्य दिलाने हेतु इस बोर्ड मंडी परिषद का गठन दिसंबर 2000 में किया गया। अगला हमारा ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम। ठीक है, इसके अंतर्गत उत्तराखंड की 20 मंडियों को पंजीकृत किया गया, जिनके माध्यम से किसान अपनी उपज की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं भाई, तथा व्यापारी उस उपज को ऑनलाइन ही खरीद सकेगा, जिसको किसान सीधे अपने बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार भविष्य में सभी मंडी समितियों को ई नाम से जोड़ा जाना है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य तुरंत प्राप्त हो सके। अगला हमारा व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी हमारी? 2000 में। विपणन बोर्ड द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के अधिसूचित क्षेत्रों के किसानों, खेतिहर मजदूरों, मंडी मजदूरों को जो कृषि कार्य अथवा कृषि उपकरणों के संचालन में संलग्न है के मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये, शारीरिक क्षति होने पर अंग विच्छेदन के आधार पर 3000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला है हमारा कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के अधिसूचित मंडी क्षेत्रों के खेत में तैयार फसल या खेत में कटी फसल अथवा मड़ाई हेतु खलिहान में रखी फसल या उपज अवशेष अंग की अग्नि दुर्घटना से हुई क्षतिपूर्ति अथवा आकाशीय बिजली द्वारा कृषक के मकान में अचानक आग लग जाने, पशुधन की क्षति तथा बाढ़ अथवा वर्षा से कृषि योग्य भूमि के कटाव से हुई क्षति की पूर्ति विपणन बोर्ड मंडी समितियों के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कृषि विविधीकरण परियोजना। 20% केंद्रीय सहायता से यह परियोजना सितंबर 1998 में लागू की गई, लेकिन मई 2001 में इस परियोजना को राज्य में लागू किया गया। कृषि विविधीकरण, इसका मुख्य कार्यालय देहरादून में भी। कोर वैली बीज उत्पादन योजना। इस योजना का संचालन पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों की कमी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। इसके अंतर्गत चयनित ब्लॉकों के किसानों को आधारी एवं प्रमाणित बीजों पर 50% अनुदान दिया जाता है। अगला हमारा बीज ग्राम योजना। केंद्र पोषित इस योजना के तहत चयनित कृषकों को आधे एकड़ में बीजोत्पादन के लिए 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कृषक सूचना एवं परामर्श केंद्र। किसानों को कृषि संबंधी जानकारियां देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड पर कृषक सूचना एवं परामर्श केंद्रों की स्थापना की गई है। ठीक है, इन केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है। कृषक सूचना एवं परामर्श केंद्र। अगला हमारा किसान रत्न सम्मान। 2010 से शुरू की गई इस योजना के तहत कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित किसानों को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किसान सम्मान रत्न 2010। अगला हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। 2018 में शुरुआत हुई इसकी भाई, 1 दिसंबर 2018। इसका उद्देश्य भाई किसानों को न्यूनतम आय संबंधी सहायता प्रदान करना और अन्य विशेषताएं हैं भाई इसकी। इसमें पात्र किसानों को प्रतिवर्ष कुल 6,000 रुपये की राशि, ठीक है, 3 समान किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये में प्रदान की जाती है। यह 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। उत्तराखंड में इस योजना का नोडल विभाग है भाई राज्य का कृषि विभाग। ठीक है, राज्य का कृषि विभाग तथा नोडल अधिकारी के रूप में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तराखंड को नामित किया गया है। ठीक है, नोडल अधिकारी कौन होता है राज्य में भाई? आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तराखंड। अगला हमारा 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की गई। ठीक है, 19वीं किस्त जारी की गई, जिसके तहत उत्तराखंड राज्य के 8.21 लाख किसानों के बैंक खातों में कुल 181 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। अगला हमारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये 12 सितंबर 2019 को शुरू हुई और प्रभावी लागू हुई हमारी 9 अगस्त 2019। देश के सभी भूधारक लघु एवं सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा उनकी बेहतर आय सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है भाई।
विशिष्टताओं की बात करें तो यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना है। यह पूर्ण रूपेण केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु वाले ही किसान सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें 60 वर्ष की आयु के पश्चात न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। किसानों द्वारा देय अंशदान की प्रीमियम राशि 55 रुपये से 200 रुपये मासिक है। प्रधानमंत्री मानधन योजना, किसान मानधन योजना। अगला हमारा भाई परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में शुरू हुई। भाई इसका उद्देश्य जो है परंपरागत कृषि एवं जैविक उत्पादन को बढ़ावा देना और मिट्टी स्वास्थ्य में सुधार लाना है। अन्य विशिष्टताओं की बात करें तो भाई ये केंद्र प्रायोजित योजना है जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यह योजना प्रदेश के सभी 13 जनपदों में 3900 क्लस्टरों में संचालित की जा रही है भाई। ठीक है, 3900 क्लस्टरों में संचालित की जा रही है। ध्यातव्य है कि एक क्लस्टर में 50 एकड़ व 50 या अधिक किसान शामिल किए गए हैं। ठीक है, और इस योजना के तहत जैविक खेती का प्रशिक्षण, खाद प्रबंधन, मृदा परीक्षण, जैविक उत्पादों का विपणन एवं कृषि यंत्रों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला हमारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, इसकी शुरुआत हमारी 2020-21 में हुई थी। अवधि इसकी 2020-21 से 2024-25 तक। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, इसका उद्देश्य भाई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उद्यमियों की क्षमता निर्माण में वृद्धि तथा ऋण सहायता उपलब्ध कराना। अगला हमारा इसकी विशेषताएं भाई, यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा NEFED की सहायता से संचालित योजना है। इस योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों की स्थापना हेतु लगभग 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, किंतु राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 25% या अधिकतम 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। यह योजना प्रत्येक जनपदों से एक उत्पाद अर्थात ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत है। PMFME के तहत राज्य में एक इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना पंतनगर विश्वविद्यालय में की गई है। नेक्स्ट हमारा हिल सीड बैंक। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र के परंपरागत फसलों को बढ़ावा दिए जाने तथा उनके बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु मंडुवा, सांवा, गहत, काला भट्ट, धान, मक्का, गेहूँ एवं मसूर आदि फसलों के बीजों का उत्पादन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इसे सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2022-23 में खरीफ सत्र में 166 हेक्टेयर और रबी सत्र में 456.05 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बीज उत्पादन कार्यक्रम संपादित किया गया था। अगला हमारा हार्क। ठीक है, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर 1988 में स्थापित यह एक गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, यह एक NGO गैर लाभकारी संगठन है जो राज्य के 11 जिलों में अपनी तकनीकी जानकारी का उपयोग करते हुए सतत एवं बेहतर कृषि पद्धतियों के माध्यम से कृषि कार्य में संलग्न लोगों की आय बढ़ाने पर कार्यरत है। 495 गाँवों के 15,000 ठीक है उत्पादक पिछले 2 वर्षों में हार्क की तकनीकी जानकारी से लाभान्वित हुए हैं। अगला हमारा किसान क्रेडिट कार्ड। वित्त राज्य मंत्री, ठीक है, वित्त राज्य मंत्री द्वारा 12 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार 30 सितंबर 2023 तक उत्तराखंड में राज्य में कुल सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या भाई 4,88,973। अगला भाई हॉर्टी टूरिज्म गतिविधियों का विकास। राज्य में स्थापित राजकीय उद्यान चौबटिया अल्मोड़ा, राजकीय उद्यान चंपावत जरमोला तथा राजकीय उद्यान गंगाल लहरी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गतिविधियों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अगला हमारा घेरबाड़ योजना। राज्य में स्थापित बागानों को जंगली जानवरों से बचाने हेतु बागानों की घेरबाड़ योजना अंतर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर 50% राज्य सहायता, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। ज्ञातव्य है कि राज्य सहायता प्रदान करते हुए राज्य में कुल 86.26 हेक्टेयर बागानों में घेरबाड़ की गई है।
नेक्स्ट हमारा पैक हाउस। राज्य में औद्यानिक उत्पादों के संग्रहण, ग्रेडिंग या पैकेजिंग व्यवस्था हेतु लगभग 1250 पैक हाउस स्थापित किए गए हैं। अगला हमारा कोल्ड चेन। उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से कुल 31 कोल्ड चेन इकाइयाँ, ठीक है, उधम सिंह नगर में 22, नैनीताल में 3, हरिद्वार में 4, देहरादून में 2 स्थापित हैं भाई कोल्ड चेन इकाइयाँ। इन कोल्ड चेन इकाइयों में 29 इकाइयाँ औद्यानिकी आधारित हैं जिनकी वार्षिक क्षमता लगभग 70,000 मीट्रिक टन है एवं दुग्ध आधारित 2 कोल्ड चेन इकाइयों की क्षमता 187.6 किलो लीटर प्रतिदिन है। अगला हम पढ़ते हैं भाई राज्य में पशुपालन, ठीक है। पशुपालन कृषि के साथ की जाने वाली एक सहक्रिया है। इसके अलावा राज्य में व्यावसायिक स्तर पर भी पशुपालन किया जाता है। सन 2019 की पशु गणना के अनुसार राज्य में कुत्ते, हाथी, खरगोश एवं कुक्कुट आदि छोड़कर कुल पशुधन संपदा 46,36,643 है। इनमें से 18,52,123 गोवंशीय, 8,66,318 महिषवंशीय व 19,18,202 अन्य पशुधन है। सरकार पशुपालन को स्वरोजगारपरक एवं अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ठीक है। पशु विकास। राज्य में पशुधन के विकास के लिए उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड तथा पशु चिकित्सा हेतु उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद का गठन किया गया है, ठीक। पशुधन के लिए उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड और पशु चिकित्सा के लिए उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद का गठन किया गया है। राज्य में पहले से स्थापित श्यामपुर देहरादून अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र का आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार किया गया। इस केंद्र को ISO 9001/2000 का स्तर प्राप्त है। इस समय राज्य में कुल 769, ठीक है, 769 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कार्यरत हैं। राज्य में 2002-03 से केंद्र की सहायता से नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है 2002-03। गाय एवं महिष वंशीय पशुधन को उन्नत कर उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु इस योजना के संचालन के लिए सरकार ने उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का गठन किया है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का गठन किया है। आगे गोवंशीय पशुओं के वध को रोकने के लिए गौ सेवा आयोग का गठन किया गया है। गोवंश शोध एवं विकास हेतु पशुलोक ऋषिकेश में गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। पशु चिकित्सा एवं रोग नियंत्रण हेतु राज्य में 330 पशु चिकित्सालय, 769 पशु सेवा केंद्र, 78 सॉरी बोलते बोलते कन्फ्यूजन हो रही है, ऊपर भी 779 था, सॉरी 789 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, 10 पशु चिकित्सा औषधालय और 4 पशु प्रजनन फार्म संचालित हैं। पौड़ी व नैनीताल में 2 प्रयोगशालाएं संचालित हैं भाई। पशु रोग की जांच एवं उनके निदान हेतु पौड़ी एवं नैनीताल में 2 प्रयोगशालाएं संचालित हैं। चाय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशुलोक व पंतनगर में 2 चारा बैंकों की स्थापना की गई है। पशुलोक ऋषिकेश। अगला हमारा महिलाओं की श्रम बचत के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक चारा बैंक की स्थापना की गई है। नेक्स्ट हमारा डेयरी विकास। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना वही 1949 में हल्द्वानी में की गई थी। प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना। वर्तमान में राज्य में दुग्ध समितियों के निबंधन, निरीक्षण, चयन, जांच, लेखा परीक्षा तथा योजनाओं के मूल्यांकन के लिए प्रदेश स्तर पर एक विभाग, डेयरी विकास विभाग और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय सहकारी समितियां हैं। यथा प्रदेश स्तर पर उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन,
जिला स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, ग्राम स्तर पर दुग्ध समितियां हैं जिनसे दुग्ध उत्पादक सदस्य जुड़े हैं। ठीक है, उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन। आगे भी राज्य में डेयरी विकास हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें मुख्य इस प्रकार हैं। महिला डेयरी विकास परियोजना। ठीक है, महिला डेयरी विकास परियोजना महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से आगे लाने हेतु राज्य में महिला डेयरी विकास परियोजना चलाई जा रही है। परियोजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर महिला सहकारी दुग्ध समितियों का गठन किया गया है। 2014-15 से गंगा गाय महिला डेयरी योजना चलाई जा रही है भाई। गंगा गाय महिला डेयरी योजना चलाई जा रही है 2014-15 से। गंगा गाय महिला डेयरी योजना। अगला हमारा स्वयं सहायता समूह का गठन। महिला दुग्ध समितियों में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं बचत की भावना विकसित करने हेतु 2001-2 से अब तक 850 से अधिक समूह गठित किए जा चुके हैं। मिनी डेयरी योजना। इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों द्वारा दुधारू पशुओं के क्रय करने पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। समन्वित डेयरी विकास योजना। दुग्ध विकास कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2002-3 में समन्वित डेयरी विकास परियोजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर में क्रमशः 30,000 एवं 50,000 लीटर दैनिक क्षमता की आधुनिक दुग्धशालाओं की स्थापना की गई है। अगला भाई आंचल ब्रांड। उत्तर प्रदेश के पराग की तरह राज्य में आंचल ब्रांड नाम से दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। अवशीतन एवं अन्य केंद्र। दुग्ध की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने एवं भंडारण क्षमता में वृद्धि हेतु प्रदेश में इस समय कुल 45 दुग्ध अवशीतन केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। उधम सिंह नगर में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई है। ठीक है, उधम सिंह नगर में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई है। नैनीताल में डेयरी शोध एवं विकास केंद्र की स्थापना की गई है भाई। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल। नेक्स्ट है भेड़ एवं ऊन विकास। राज्य में भेड़ों तथा ऊन के विकास के लिए उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड द्वारा 2004-5 में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। भेड़ एवं ऊन विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य में 12 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र तथा 113 भेड़ एवं ऊन प्रसार केंद्र कार्यरत हैं, जबकि पौड़ी में सघन भेड़ विकास परियोजना संचालित है। पशुलोक ऋषिकेश में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला तथा मुनि की रेती टेहरी गढ़वाल में ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र स्थापित है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला हमारी पशुलोक ऋषिकेश में और ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र हमारा मुनि की रेती में। अगला भाई ऊन के लिए अंगोरा बकरी पालन को बढ़ावा देने हेतु राज्य में 5 अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र ग्वालदम चमोली, कोपड़धार टिहरी, लमगड़ा एवं ताड़ीखेत अल्मोड़ा व चंपावत में कार्यरत है। अंगारा बकरी के विकास तथा ऊन या मोहेर उत्पादन को विकसित करने की दृष्टि से एक राज्य प्रक्षेत्र ग्वालदम चमोली में कार्यरत है। नेक्स्ट हमारा कुक्कुट एवं सूकर विकास। कुक्कुट विकास हेतु राज्य में 7 राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में से 3 प्रक्षेत्र हैं भाई। पशुलोक ऋषिकेश, हवालबाग अल्मोड़ा और भिंड पिथौरागढ़ में संचालित है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, देहरादून, चमोली, पौड़ी, छाम, टिहरी एवं उत्तरकाशी में 8 सघन कुक्कुट विकास परियोजनाएं संचालित हैं। नेक्स्ट हमारा सूकर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 2 राजकीय सूकर प्रक्षेत्र पशुलोक श्यामपुर देहरादून एवं काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थापित है। अब भाई रेशम विकास। राज्य में रेशम उत्पादन को गति देने के लिए उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का गठन किया गया है। राज्य में मलबरी, टसर, मूंगा तथा एरी रेशम का सफलतापूर्वक उत्पादन हो रहा है। ठीक है, मलबरी, टसर, मूंगा और एरी। यहाँ से उत्पादित होने वाला मूंगा कोया गुणवत्ता के मामले में सर्वोत्तम माने जाने वाले असम के कोये के समतुल्य है। मूंगा कोया। प्रदेश के 521 ग्रामों में 4,000 से अधिक कृषक परिवारों द्वारा प्रतिवर्ष 1.25
करोड़ रुपए मूल्य के उच्च गुणवत्ता युक्त के बाइबाल्टीन प्रजाति के कोया का उत्पादन होता है। यहाँ के रेशम का निर्यात भी किया जाता है। अगला हमारा मत्स्य पालन। उत्तराखंड राज्य में कुल नदियों की लंबाई लगभग 2686 किलोमीटर है, जो ट्राउट एवं महासीड जैसी मछलियों से समृद्ध है। पुनश्च मत्स्य पालन विभाग उत्तराखंड किसानों को तालाबों हेतु पट्टे पर भूमि, ऋण व आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। इन्हीं प्रयासों के द्वारा वर्तमान में उत्तराखंड के 13 जिलों में कुल 14 मत्स्य बीज हैचरी फार्म तथा 2 मत्स्य ब्रूड बैंक कार्यरत हैं। आगे भी ध्यातव्य है कि वर्ष 2021-22 में राज्य का कुल मत्स्य उत्पादन 6.090 हजार मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 7.325 हजार मीट्रिक टन हो गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के शीर्ष 3 मत्स्य उत्पादक जिले क्रमशः उधम सिंह नगर, हरिद्वार एवं उत्तराखंड थे। देहरादून। 3 मत्स्य उत्पादक जिले 2022-23 के अकॉर्डिंग उधम सिंह नगर, हरिद्वार एवं देहरादून थे। 20 फरवरी को जारी उत्तराखंड बजट 2025-26 में मत्स्य पालन विकास हेतु ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु 146 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला है भाई राज्य में सिंचाई व्यवस्था। विषम भू संरचना के कारण कृषि भूमि कहीं समतल पर, कहीं नदी घाटियों में, कहीं पहाड़ी घाटियों में, कहीं पहाड़ी ढालों पर तो कहीं झीलों के किनारे स्थित है। ये कारण है कि पर्याप्त जल स्रोत होते हुए भी राज्य में अभी तक सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं का विकास बहुत कम हो पाया है। राज्य में प्राचीन झील, झरना, तालाब, नदी तथा आधुनिक नहर, नलकूप दोनों प्रकार के सिंचाई साधन प्रयुक्त किए जाते हैं। राज्य के उन भागों में जहां सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं का अभी तक विकास नहीं हो पाया है या दुर्गम क्षेत्र में स्थित है, वहां सिंचाई हेतु पारंपरिक साधनों यथा झरनों, तालाबों, झीलों, नदियों तथा अन्य खुले जल स्रोतों को उपयोग में लाया जाता है। ज्ञातव्य है कि 2021-22 में उत्तराखंड राज्य में सकल बोया द्वारा क्षेत्रफल टोटल क्रॉप्ड एरिया 9.7 लाख हेक्टेयर था, जिसमें 5.4 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रफल था, जो कुल बोए क्षेत्रफल का 55.60% था। नलकूपों द्वारा सिंचाई। राज्य में शिवालिक से दक्षिण तथा दून क्षेत्रों में सिंचाई हेतु नलकूपों का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिन क्षेत्रों में नहरों का अभाव है वहाँ इसके विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में निजी तथा सरकारी दोनों प्रकार के नलकूपों का प्रचलन है। 2021-22 में राज्य के शुद्ध सिंचित क्षेत्र के लगभग 71.66% भाग पर नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला हमारा ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम है उन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए ड्रिप व माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम को प्राथमिकता दी जा रही है। औद्यानिक फसलों के लिए यह सिस्टम बहुत उपयोगी है। ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम। नहरों द्वारा सिंचाई। प्रदेश में सदावाहिनी नदियों की अधिकता के कारण नहरों का विकास करना आसान है, लेकिन इस प्रणाली से के अधिक खर्चीला तथा भूसंरचना के विषम होने के कारण अभी तक नहरों का उतना विकास नहीं हो पाया है जितना कि होना चाहिए। राज्य गठन के समय यहाँ केवल 6046 किलोमीटर नहरें थी, जो वर्तमान में 13,297 किलोमीटर तक पहुँच चुकी है। राज्य गठन के बाद सरकार ने नहरों के विकास पर विशेष जोर देना शुरू किया है। यहाँ के शुद्ध सिंचित क्षेत्र के लगभग 20.90 भाग पर सिंचाई नहरों के माध्यम से की जाती है। स्मरणीय है कि राज्य में चाल खाल योजना जल स्तर सुधार से संबंधित है। चाल खाल योजना। ऊपरी गंगा नहर, यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण 1842 से 54 के बीच अंग्रेजों द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। कॉटले का नाम याद रखना भाई, कॉटले था इसका मेन आर्किटेक्ट, माइंड बिहाइंड दिस। ठीक है, इसका उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने छोर से निकाला गया है, जो कि कानपुर तक आई है। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर। 1983 में इसका आधुनिकीकरण कार्य शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अलावा हरिद्वार में 6 से 36 किलोमीटर के बीच समानांतर नहर। ठीक है, 6 से 36 किलोमीटर के बीच समानांतर नहर तथा इसके बीच 4 बड़े ड्रेनेज, रानीपुर साइफन, पथरी सुपर पैसेज, सोलानी जल सेतु और रतमो जल सेतु के निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया।
इस नहर से उत्तर प्रदेश के साथ ही हरिद्वार के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। अगला अभी हमारा पूर्वी गंगा नहर योजना। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर, अब ये पूर्वी गंगा नहर योजना। इस परियोजना के अंतर्गत हरिद्वार में नवनिर्मित भीमगोड़ा शीर्ष के बाईं ओर 48.55 किलोमीटर लंबी व 137.4 क्यूसेक शीर्ष क्षमता की मुख्य नहर निकाली गई है। मुख्य नहर से 5 शाखाएं भाई चंदोक, नगीना, नजीबाबाद, नटहोर, अलावलपुर निकाली गई हैं। इन शाखाओं की लंबाई 155.47 किलोमीटर तथा वितरण प्रणालियों की कुल लंबाई 1489 किलोमीटर है। इन शाखाओं से वर्षा ऋतु में गंगा में उपलब्ध पानी का उपयोग कर हरिद्वार तथा उत्तर प्रदेश के बिजनौर व मुरादाबाद जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब अगला है भाई 1917 में कुमाऊं जल नियम। ठीक है, कुमाऊं वाटर रूल्स 1917 के द्वारा कुमाऊं पहाड़ी इलाकों के जल संसाधनों को राज्य की संपत्ति घोषित करते हुए सरकारी नियंत्रण में ले लिया। इन नियमों के अनुसार घराटों एवं सिंचाई हेतु नहरों के निर्माण के लिए सरकार राजस्व अधिकारियों की अनुमति लेना आवश्यक हो गया। वाह। किंतु जल उपयोग की विद्यमान प्रथा को मान्यता दी गई थी, मुख्यतः उन लोगों को जिन्होंने पहले जल का उपयोग किया था। ध्यातव्य है कि 1930 में इन नियमों में संशोधन करके कुमाऊं जल नियम 1930 का रूप दिया गया। तो अभी भी मोस्टली अंग्रेजों के ही कानून चल रहे हैं, बस अंग्रेजों की जगह अब काले अंग्रेज आ चुके हैं। ठीक है, शारदा नहर प्रणाली। यह नहर चंपावत के बनबसा उत्तराखंड नेपाल सीमा से निकाली गई है। इस नहर प्रणाली का निर्माण 1928 में भाई अंग्रेजों के टाइम से चल रहा है। 1928 में शारदा काली नदी पर हुआ था। इस नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के चंपावत, उधम सिंह नगर आदि जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। शारदा नहर चंपावत के बनबसा में। अगला हमारा जमरानी बांध परियोजना। इस परियोजना से उत्तराखंड के उधम सिंह नगर व नैनीताल जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। अगला हमारा नानक सागर बांध नहर परियोजना। यह बांध और सागर नैनीताल से निकलने वाली नंधौर नदी पर नैनीताल और उधम सिंह नगर की सीमा पर है। इससे निकलने वाली नहरों से नैनीताल, उधम सिंह नगर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। अगला हमारा रामगंगा नहर है। पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ के पास बांध बनाकर निकाली गई लगभग 3200 किलोमीटर लंबी नहरों की श्रृंखला से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 17.05 लाख एकड़ भूमि सिंचित होती है। इस रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध के नाम से अभिहित किया जाता है। रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध के नाम से अभिहित किया जाता है। अगला हमारा भीमताल। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। इस झील से कई छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं जिनसे नैनीताल जिले के कुछ क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। अगला भाई हमारा टिहरी बांध परियोजना। इस परियोजना का शिलान्यास 1972 में हुआ था और 2006-07 में इसका प्रथम चरण पूर्ण हो गया। भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बनने वाले 260.5 मीटर ऊंचे बांध, ठीक है, परियोजना से 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश को पेयजल और 2.70 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने का लक्ष्य है। इससे राज्य के टिहरी, पौड़ी, देहरादून तथा हरिद्वार जिलों में सिंचाई की जा सकेगी। अगला भी हमारा ग्राम्य 2। राज्य के 7 जनपदों में विश्व बैंक के वित्त पोषण पर विकेंद्रित जलागम विकास परियोजना ग्राम्य 2 का संचालन हो रहा है, जो कि 31 जनवरी 2022 को पूर्ण हो चुका है भाई, ग्राम्य 2। अब हम देखते हैं भाई विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान कितना है भाई? पीएच मान है 5.5 से 6.5 तक। पहले का आंसर है सी सही है। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल पर बनाई जानी चाहिए वह है भाई हमारा 30 कितने प्रतिशत भूमि के ढाल पर बनाई जानी चाहिए? 15 या 30 होगा भाई। दूसरे का आंसर है ए, सबसे कम 15। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल पर बनाई जानी चाहिए वह 15%। अगला, निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? फूल आने की अवस्था में दिखती है भाई अप्रैल माह में।
अरर में भी। तीसरे का है सी, गलत आंसर सूर्यमुखी भाई। तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है भाई, वाह। राज्य में पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है भाई कृषि श्रमिकों द्वारा। चौथे का आंसर है भाई सी, महिला कर्मकारों के द्वारा, वाह। राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? आंचल। ठीक है। जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? जैव राज्य घोषित किया है भाई। छठे का आंसर है भाई हमारा ए, जैव राज्य घोषित किया है। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल समूह है भाई हमारा गेहूं, धान, मंडुवा, आलू। सातवें का आंसर है भाई हमारा, सातवें का आंसर है बी, सही है, गेहूं, धान, मंडुवा, आलू। अगला प्रश्न हमारा, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है, यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का उपाय है भाई। आठवां का ए, सही है। राज्य में वैज्ञानिक विधि से किया गया पहला भूमि बंदोबस्त था भी हमारा, वैज्ञानिक विधि से 1815, 16, 17, 20 और 23 के बाद हमारा हुआ था 23 के बाद हमारा 28, सॉरी 23 के बाद हमारा 28, 28 के बाद 33, 33 के बाद हमारा हुआ था 63, 73, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9 होगा मे बी, क्योंकि यहाँ पे मैं 40 मिस कर रहा हूँ शायद। 9 का आंसर अभी हमारा सी, सही है। ठीक है। 9, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है भाई? नाली और मुट्ठी। 11वां प्रश्न भाई, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई? गडोली। ठीक है। 11वें का आंसर है भाई सी, सही है। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? लीची निर्यात जोन बी, देहरादून। 12वें का आंसर बी, सही है। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितनी वर्ग मीटर होती है भाई? 200 वर्ग मीटर। एक नाली 200 वर्ग मीटर। 13वें का आंसर है हमारा बी, सही है। कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है भाई? 2 वर्षीय फसल चक्र, धान, गेहूं, मंडुवा, जौ। 14वें का ए, सी, धान, गेहूं, मंडुवा, पड़ती। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है भाई हमारा, डेयरी प्रशिक्षण संस्थान लाल कुआं। 15वें का आंसर है डी, गलत उत्तर, यह भाई हरिद्वार में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान। मेंथा फसल की रोपाई का समय है भाई हमारा 1 से 15 जून में भी। 16वें का आंसर डी, गलत जवाब, 15 से 30 जनवरी। अगला है हमारा प्रश्न, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थल है हमारा हरिद्वार। विकेट बंदोबस्त कब हुआ भाई हमारा? 63, 73। 18वें का आंसर अभी हमारा ए, सही है, 63, 73। राज्य में उत्पादित मंडुवा कोदो अनाज का निर्यात किया जाता है भाई हमारा, पता नहीं भाई, अमेरिका या फिर जापान। 19वें का आंसर है हमारा, 19वें का है बी, जापान में किया जाता है भाई मंडुवा अनाज का निर्यात। राज्य में अंग्रेजों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया भाई 1815 में। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है भाई? कुटला, हल, माया, करबोजा। 22वें का आंसर है भाई हमारा डी, सही है।
राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली दो फसलें हैं भाई, गेहूँ और चावल, गेहूँ और धान। 23वें का आंसर है ए। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है भाई? मूंग, सोयाबीन। 24वें का सी, झंगोरा। क्योंकि सोयाबीन की खेती नहीं होती क्या? भट्ट को सोयाबीन ही तो बोलते हैं। गांजा गांजा। अगला भी, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है भाई हमारी उधम सिंह नगर में। 25वें का आंसर है डी, सही है। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है भाई हमारी बागेश्वर या रुद्रप्रयाग, इन दोनों में से होगी। 26वें का आंसर है डी, रुद्रप्रयाग में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है भाई। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ भाई? पहला भूमि बंदोबस्त पहला और अंतिम भूमि बंदोबस्त 1960-64 में। 27वें का सी। राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है भाई नैनीताल में। 28वें का ए। 29, निम्न में से कौन दलहन नहीं है भाई? दलहन नहीं है रागी। 29वें का डी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। निम्न में से कौन उन 3 प्रकारों में सम्मिलित नहीं है भाई? नम भूमि नहीं है। 30वें का डी, ठीक है। तलाव भूमि, उपरांव दोयम और उपरांव ऊपरी, ऐसे करके था, और इजरान भूमि। अगला भाई, अब जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जाती है भाई आड़ी, आड़ी की जाती है। 31वें का आंसर है हमारा बी। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? ये की गई थी भाई बेलाडोना की। राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम मुख्य है भाई सुगंधित तेल। 33वें का आंसर है हमारा बी, सॉरी 33वें का आंसर है सी। 33 का आंसर है सी, सही है। निम्नलिखित में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है भाई? चाय की खेती हरिद्वार में नहीं की जाती है भाई। 34वें का आंसर है हमारा ए। अगला है भाई, राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई? ये की गई भी हमारी बागेश्वर में। 35वें का आंसर है डी, सही है। निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है भाई? तराई मिट्टी, ठीक है। 36वें का आंसर हमारा डी। अगला हमारा, मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? नैनीताल। 37वें का आंसर है डी, गलत उत्तर। 37वें का डी देहरादून है भाई। मक्का उत्पादन में देहरादून है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है भाई हमारा उधम सिंह नगर में। 38वें का आंसर है हमारा डी। राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है भाई? टसर, मलबरी, मूंगा, उपयुक्त सभी। 39वें का आंसर है हमारा डी। 40, रामगंगा बांध को किस बांध से नाम से जाना जाता है भाई? कालागढ़ बांध। राज्य में किस स्थान पर अति हिमकृत राज्य में किस स्थान पर अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई भाई? ये हमारी श्यामपुर देहरादून, ठीक है। 41वें का आंसर है भाई हमारा सी, श्यामपुर देहरादून। अगला है भाई हमारा, उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किसमें सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये होता है भाई उत्तरकाशी में। 42 का आंसर है ए, सही है। अगला है हमारा भाई, निम्न में से कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है भाई? चाय उत्पादन के लिए हमारा जिला चमोली प्रसिद्ध है। 43वें या फिर अल्मोड़ा होगा। 43वें का आंसर है भाई बी। 43वें का आंसर है बी, नैनीताल। अगला भाई, किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है भाई? ये है ट्रेल का 1823। 44वें का आंसर है भाई हमारा बी, सही है। अगला भी हमारा, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? डेयरी शोध एवं विकास संस्थान ये की गई हमारी नैनीताल में, ठीक है। 45वें का आंसर है हमारा, 45 का आंसर है बी, ठीक है। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान। और एक प्रश्न और दिखाता हूँ, कहाँ गया ये? राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान हमारा नैनीताल में है, और डेयरी प्रशिक्षण संस्थान, राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान हमारा है हरिद्वार में, ठीक है। राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान हमारा हरिद्वार में है भाई प्रशिक्षण के लिए।
और शोध एवं विकास संस्थान हमारा नैनीताल में। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है भाई तलाव। 46वें का आंसर है भाई हमारा, 46वें का आंसर है सी, सही है तलाव। अगला भाई उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया भाई हमारा हल्द्वानी में। अगला निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से टी स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है भाई? सभी प्रसिद्ध हैं, कौसानी, भीमताल, भवाली। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है भाई? कृषि योग्य भूमि है भाई हमारी 16%। चलो चेक करते हैं। 49वें का आंसर है सी, गलत उत्तर। ठीक है, 14% है भाई। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है 14%। राज्य की शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान है भाई हमारा नलकूपों का। 50वें का आंसर है भाई हमारा बी, सही है। उत्तराखंड प्रदेश में किस फल की पैदावार नहीं होती? सेब, लीची, माल्टा, नारियल की नहीं होती भाई। 51वें का आंसर है हमारा डी, 51 का डी है। अगला है हमारा ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है भाई? सड़क भूमि के लिए, सॉरी। बी आंसर है 52वें का बी, सही है। 53 उत्तराखंड में भगाड़ शब्द का प्रयोग होता है भाई खाद्यान्नों के भंडारण हेतु। ठीक है, 53वें का आंसर है सी। अंग्रेजों द्वारा राज्य में चाय का बीज मंगवाया गया था चीन से। ठीक है, उत्तराखंड में औसत जोत का आकार कितना है भाई? 0.85। ठीक है, 0.85 हेक्टेयर। अगला भाई उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है भाई हमारी ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर 56वें का आंसर है हमारा बी, 56 का आंसर है बी, सही है। राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर है भाई हमारी ऊपरी गंगा नहर। ठीक, 57वें का आंसर है हमारा ए, सही है। 58 प्रदेश में कितने जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित है? 9, 58वें का आंसर है सी, सही है। उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है भाई मंडुआ। 59वें का है डी। ठीक है, 59वें का है डी आंसर। बीज बचाओ आंदोलन का मुख्य सूत्रधार कौन था भाई? बीज बचाओ आंदोलन विजय जड़धारी, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए विजय जड़धारी। 60वें का आंसर है भाई हमारा ए, सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम शुरू हुआ था भाई? 1830 में। 61वें का आंसर है ए। उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब आई भाई? 2018 और संशोधित आई 2018 में। 2011 में प्रथम आई थी, तो 61वें का हो गया, सॉरी 62वें का आंसर है हमारा बी, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है भाई? सुगंध फसल, अरोमा पार्क, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, चाय फैक्ट्री। सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र। 63वें का आंसर है भाई हमारा डी। ठीक है, 63वें का आंसर है हमारा डी, युग में सुमेलित नहीं है भाई चाय फैक्ट्री देहरादून। सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र सीलाकुई, अरोमा पार्क काशीपुर, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली, चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर। गलत है। अगला हमारा उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है भाई? उधम सिंह नगर में। 64वें का आंसर है भाई हमारा बी, उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता है भाई? तालाब। ठीक है, उत्तराखंड में 2022-23 में मत्स्य उत्पादन कितना रहा भाई? मत्स्य उत्पादन कितना रहा? 7.9, नहीं, ये वाला होगा सी, 66 का सी है आंसर। 7.325 हज़ार मीटर टन। अगला भी हमारा वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रहा? मछली उत्पादन भाई उधम सिंह नगर या फिर टिहरी गढ़वाल होगा। 67 का आंसर है सी। ठीक है, 67 का है आंसर सी भाई उधम सिंह नगर। अगला हमारा उत्तराखंड का कितना प्रतिशत लगभग भाग मैदानी है भाई? मैदानी भाग कितना है हमारा? 20 या 18% होगा शायद। 68 का है हमारा आंसर सी। 14% है भाई। 14% फसली और 14% मैदानी। निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा गया भाई? ओक या बाज। 69 का आंसर है भाई डी। अगला है कुमाऊं वाटर रूल्स जल संबंधी नियम कब आई भाई? 1917। ठीक है, 70 का आंसर है बी। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे भाई प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। ठीक है, जनपद दर्शन।